नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट के बारे में। जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को अपन स्टडी करेंगे। एक ओवरव्यू रहेगा ताकि अपन अच्छे से पेपर कर पाएँ। तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं विषय सब्जेक्ट में, फिर भी अपन उन सबको एक बार देख लेते हैं। जिसकी मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग ए कैरियर वेव प्रॉपर्टीज, यानी कैरियर वेव जो भी प्रॉपर्टी हो, कोई सी वेव है जिसको ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को अपन चेंज कर रहे हैं, तो वो होगा मॉड्यूलेशन। उस प्रॉपर्टी में जैसे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऐसे आ सकते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, सबको पता है, जिसमें डिस्क्रीट सिग्नल होता है दैट रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन यूजिंग ए सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। इसके थ्रू अपन उसको किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो डिजिटल सिग्नल होता है। हाइपर लिंकिंग, हाइपर लिंकिंग अपन वर्ड में इनमें भी पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को हाइपर लिंक करना, यानी कि हाइपरलिंक अलाउ यूजर टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट वेब पेजेस और रिसोर्सेज बाय क्लिकिंग ऑन टेक्स्ट और इमेज, यानी किसी भी टेक्स्ट या इमेज को ऊपर अपन हाइपरलिंक करके उसका यूआरएल या उसका एड्रेस कॉपी कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जंप कर जाएगा उस पेज पे या जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा उस पर। व्हाट डू मीन बाय वेब ब्राउजर, सभी को पता है वेब ब्राउजर क्या होता है। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूज टू एक्सेस डिस्प्ले वेब पेजेस को देखने के लिए वेब ब्राउजर होता है। इसके अलावा कुछ और काम होते हैं वेब ब्राउजर के, लेकिन बेसिक काम यही है कि इंटरनेट का यूज़ करने के लिए अपने पास एक वेब ब्राउजर होता है जिसमें अपन वेब पेजेस यानी कि वेबसाइट्स और बाकी सब चीज़ें देख पाते हैं। व्हाट इज होम पेज ऑफ ए वेबसाइट, वेबसाइट का होम पेज क्या होता है। द होम पेज इज द मेन और इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट का कोई भी जो इंट्रोडक्टरी पेज या मेन पेज होगा वो होगा होम पेज होगा। यूजुअली डिस्प्ले फर्स्ट व्हेन यूजर विजिट द साइट, पहली बार जब अपन किसी साइट को क्लिक करते हैं तो उसमें हमें होम पेज ही दिखाई देता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम क्या होते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम आर द फिजिकल पाथवे यूज टू ट्रांसमिट डेटा सिग्नल्स, दे कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, यानी कि जो मेनली जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक वायर्ड मीडिया होता है और एक वायरलेस मीडिया होता है। तो वायर्ड मीडिया में जैसे कॉपर वायर की केबल का यूज़ कर रहे हो तो वो वायर्ड मीडिया में चले जाएगा, और ऑप्टिकल फाइबर जो यूज़ कर रहे हो अपन, जो आजकल इंटरनेट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर मीडिया हो जाएगा। कॉपर वायर के अंदर अपन जो लेन केबल्स यूज़ करते हैं, इंटरनेट केबल्स यूज़ करते हैं, उसमें ये कॉपर वायर ही लगे होते हैं, कॉपर के वायर्स होते हैं, तो वो लेन कनेक्टिविटी लेन मेन जो है अपना कॉपर वायर में कॉपर केबल्स में आ जाता है। इसमें क्या होता कि रिलेटिवली एक्सपेंसिव होगा क्योंकि कॉपर वायर अपने को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बट हैव लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ एंड डिस्टेंस और जो बैंडविड्थ है उसके भी अपने उसमें दिक्कत रहती है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि ये लाइट का यूज़ करके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, हायर बैंडविड्थ और लॉन्गर डिस्टेंस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और दे आर मोर एक्सपेंसिव बट आर क्रूशियल फॉर हाई स्पीड नेटवर्क एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस, ये होते हैं। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि ऑप्टिकल फाइबर का अगर बीच में से केबल कट जाता है या टूट जाता है तो उसका मेंटेनेंस ज़्यादा महंगा पड़ता है, कॉपर वायर्स का कम महंगा पड़ेगा। दूसरा अपना मीडियम होता है कि वायरलेस मीडिया अपन यूज़ कर रहे हैं, रेडियो वेव यूज़ कर रहे हो या माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हो। तो रेडियो वेव में क्या होता है कि दीज आर यूज्ड इन वेरियस वायरलेस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग वाईफाई, ब्लूटूथ और सेलुलर नेटवर्क्स में इनका यूज़ किया जाता है। ये फ्लेक्सिबल होती है, मोबिलिटी होती है, बट कैन बी माइक्रोवेव्स, दीज आर यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है वो होता है माइक्रोवेव्स। या अपन कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स के लिए जो यूज होता है वो होती है माइक्रोवेव वाली वायरलेस मीडिया अपने को यूज करते हैं। डिफाइन आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द फंडामेंटल प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स कम्युनिकेशन अक्रॉस द इंटरनेट, इंटरनेट के अक्रॉस कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए जो प्रोटोकॉल जो रूल्स बने हुए हैं वो आईपी के अंदर आते हैं। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एंड राउटिंग डेटा पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है कि किसी भी डेटा का एड्रेसिंग के लिए और राउटिंग डेटा पैकेट्स, यानी कि डेटा को जो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं पैकेट्स की फॉर्म में, उसके राउटिंग के लिए कहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज़ ए यूनिक आईपी एड्रेस, हर एक जो डिवाइस है इलेक्ट्रिकल और जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक आईपी एड्रेस यूनिक होता है, which acts like a postal address, जो कि एक postal address की तरह काम करेगा for online communication. If IP ensure that data packets are delivered to the correct destination by breaking down data into smaller packets and routing them through the network based on their destination address, यानी destination का जो भी एड्रेस होगा उस पर वो इंश्योर करता है IP एड्रेस कि वो वहाँ स्मॉल पैकेट्स के थ्रू वहाँ पहुँच सके।
डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज क्या क्या होती है डिफरेंट टाइप की, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब है, दिस इज द मोस्ट वेल नोन सर्विस अलाउइंग यूजर्स टू एक्सेस एंड ब्राउज वेब पेजेस थ्रू वेब ब्राउजर। यानी कि जो अपन इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसमें अपने को पता है कि सबसे पहले वेबसाइट से आगे www लिखा होता है, तो यही होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अंदर ही सारे जितने भी वेबसाइट्स है वो सारी इसी में आते हैं। ईमेल कर सकते हैं अपन, इंटरनेट का काफ़ी अच्छा यूज़ है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये कोई सी जो ट्रांसमिशन फाइल्स होती है कोई कंप्यूटर्स के बीच में वो कर सकते हैं अपन। वॉइस ओवर IP, VoIP, ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि VoIP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वॉइस ओवर IP होता है। इनेबल्स वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट सच एज मेकिंग फ़ोन कॉल्स यूजिंग सर्विस लाइक स्काइप और जूम, या जूम या स्काइप के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसमें VoIP यूज़ ही होता है, वॉइस ओवर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं अपन, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं। E-कॉमर्स अपन यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं, यानी कि क्लाउड यानी कि क्लाउड स्टोरेज जो पढ़ते हैं अपने उसमें सब अपन क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी आजकल ज़्यादा चल रहा है कि अपने सारे डेटा को क्लाउड में स्टोर करके रखो, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग उसमें आ जाएगा। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर इज ए नेटवर्क डिवाइस, एक डिवाइस होता है दैट रिसीव्स ए वीक सिग्नल, एक वीक सिग्नल को रिसीव करेगा, एम्पलीफाई करेगा इट एंड रीट्रांसमिट इट टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ ए नेटवर्क। यानी कि कोई वीक सिग्नल है उसको रिसीव करके उसको क्वालिटी को एनहांस करके या उसको एम्पलीफाई करके आगे उसके जो डेस्टिनेशन है वहाँ उसको रिट्रांसमिट कर देता है, उसको रिपीटर कहते हैं। इट इज़ ए कॉमनली यूज इन वायर्ड नेटवर्क स्पेशली इन सिचुएशन वेयर द सिग्नल वीकनेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज और ड्यू टू ऑब्स्टिकल्स। यानी कि ये ज़्यादातर ये वायर्ड नेटवर्क में यूज़ होगा। मान लीजिए यहाँ से कहीं अपन दूर किसी सिग्नल को भेज रहे हैं तो बीच में हम कुछ रिपीटर्स लगा देते हैं ताकि बीच बीच में उस सिग्नल की वीकनेस को वो वापस से एनहांस कर सके और उसको वापस लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सके। रिपीटर्स हैज हेल्प मेनली टू स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट सिग्नल थ्रू आउट द नेटवर्क। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल इज ए सिक्योरिटी सिस्टम दैट एक्ट एज ए गेट कीपर, यानी गेट कीपर की तरह काम करता है। फायरवॉल हर एक कंप्यूटर में रहता है या हर एक जो अपना विंडोज़ रहेगा उसमें रहेगा, जो क्या करेगा कि इंटरनेट के थ्रू जो भी कंप्यूटर के अंदर वेबसाइट्स आ रही है या अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है उन सबको ये वॉच करता है और किसको एक्सेस देना है किसको नहीं देना है ये उसको फायरवॉल देखता है। कई बार कहते हैं कि फायरवॉल ब्रेक करती है, इसका मतलब फायरवॉल को ब्रेक करके कोई वायरस अपने जो कंप्यूटर में आ जाता है तो उसको बोलते हैं फायरवॉल ब्रेक होना। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इज द फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि फंडामेंटल अपना प्रोटोकॉल है ये जो वर्ल्ड वाइड वेब पे होता है HTTP। ये डिफाइन द रूल्स एंड फॉर्मेट्स फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। वेब सर्वर और वेब ब्राउजर पे जो सूचनाएं अपने को दिखती है या जो रिक्वेस्ट हम अपन वेब ब्राउजर वेब साइट पे भेज रहे हैं वो सब HTTP के थ्रू कंट्रोल होता है। कुकीज़ क्या होता है? कुकीज़ इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा, यानी कि स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है दैट स्टोर जो स्टोर क्या करेगा कि वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी कि हमने उस वेबसाइट को कैसे प्रेफरेंसेस दिए थे या क्या क्या एक्टिविटीज़ की थी उसको वो स्टोर करके रखेगा। और जब हम वापस उस वेबसाइट को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो पहले से अपने को वैसे ही वेबसाइट दिखाता है जैसे अपन देखना चाहते हैं। ये क्या करता है? पर्सनलाइजेशन करता है। वेबसाइट कैन यूज कुकीज़ टू रिमेंबर योर प्रेफरेंसेस सच एज लैंग्वेज, करेंसी एंड प्रीवियस परचेसेस। इनको ये पहले से अपने को एग्जामिन करके रखेगा और अपने को वही चीज़ें दिखाएगा। ऑथेंटिकेशन के लिए भी काम में आता है ये। कुकीज़ कैन बी यूज टू कीप योर लॉग्ड इनटू ए वेबसाइट, जो अपन करते हैं कि स्टे लॉग्ड इन, तो उसके अंदर कुकीज़ के अंदर अपनी वो आईडी सेव होती है जिससे अपन वापस ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट या लॉगिन कर सकते हैं। ट्रैकिंग के अंदर भी इस कुकीज़ का काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, ट्रैकिंग कर सकते हैं इसके द्वारा। व्हाट इज़ नेटवर्क? एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नेटवर्क क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज हो उसका कलेक्शन हो तो उसको नेटवर्क करेंगे। चाहे वो कंप्यूटर्स का हो सकता है, सर्वर का हो सकता है, प्रिंटर का हो सकता है, कोई सी भी अपने ऐसे डिवाइसेज हो सकते हैं जिसका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हो। दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज, जो कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से और रिसोर्सेज को सेव करेंगे। तो ये काफ़ी टाइप का होता है, जैसे लेन अपन छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क, एक छोटे एरिया में जो नेटवर्क हो उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। काफ़ी इसके वेज होते हैं कनेक्ट करने के, वो अलग चीज़ जो टोपोलॉजी में अपन पढ़ते हैं। तो जो लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में होगा और सिंगल बिल्डिंग और स्मॉल ऑफिस बोल सकते हैं। इसके अंदर डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे लिमिटेड, जो हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर के लिए और रिसोर्स शेयरिंग के लिए यूज़ होगा। कॉमन एग्जांपल हो सकता है कि ईथरनेट नेटवर्क कनेक्टेड, जो एन कंप्यूटिंग अपन जो यूज़ करते हैं वो लेन के अंदर ही आता है। मेन जो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क में हो, जो थोड़े बड़े एरिया नेटवर्क में हो तो उसको मेन बोलेंगे। और एक वाइड एरिया नेटवर्क हो कि मेन से भी ज़्यादा बड़ा हो और वाइड एरिया हो तो उसमें वाइड एरिया
नेटवर्क आ जाता है, www इसके अंदर ही काउंट होता है। टोपोलॉजीज क्या होती है, जो नेटवर्क है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है उसी को टोपोलॉजीज कहते हैं। जैसे बस टोपोलॉजी है, एक सिंगल अपन ने लाइन लिया, उसमें अपन ने सारे कनेक्ट कर दिए डिवाइसेस, तो वो बस टोपोलॉजी होगी। इसमें एक जगह से ब्रेक डाउन होता है तो उससे आगे का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है नेटवर्क, तो इसका एक ड्रॉबैक है। सस्ता पड़ेगा क्योंकि एक सिंगल बस रहती है, एक सिंगल लाइन रहती है, उसी में पैरेलल कनेक्टेड रहते हैं सारे डिवाइसेस। बीच में कोई एक डिवाइस खराब होता है तो वो आगे वाले सारे डिवाइसेस उससे कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि सेंट्रल स्टार बना हुआ रहेगा कि बीच में एक डिवाइस है, उसके चारों तरफ डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं स्टार में, तो उसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। एक सेंटर हब होगा, उसके और सारे डिवाइसेस उससे कनेक्ट होंगे, तो स्टार टोपोलॉजी हो जाएगी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा कि सारे डिवाइसेस एक रिंग की तरह कनेक्टेड हो, एक पूरा सर्कल बना हुआ हो, उसमें बीच बीच में वो सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, तो वो रिंग टोपोलॉजी होती है। ये क्या होता है कि इसमें जैसे वो कह सकते हैं कि जो अपना बस है, बस के ही एंड को और स्टार्ट को अपन जोड़ दे तो वो रिंग टोपोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोज लूप होता है और ईच डिवाइस कनेक्टेड इट टू नेबर्स, दो नेबर से कनेक्टेड होगा। डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग, एक डायरेक्शन में डेटा ट्रेवल होता है। रिंग टोपोलॉजीज आर लेस कॉमन टुडे एज दे कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स टू ट्रबल शूट। इसमें ट्रबल शूट करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए इसका यूज़ करते ही नहीं है। मैश टेक्नोलॉजी में क्या, मैश टोपोलॉजी में क्या होगा, इसमें हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। रिंग में, बस में या स्टार में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैश टोपोलॉजी में क्या होगा, हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। यानी मान लीजिए कि ए बी सी डी 4 डिवाइसेस है, तो ए जो रहेगा वो बी से, सी से और डी से, तीनों से कनेक्टेड रहेगा एक एक वायर से, और जो डी है वो ए से, सी से और बी से कनेक्टेड रहेगा। ऐसे करके मैश टोपोलॉजी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि सारे वायर्स होंगे, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है कि उनके बीच में कनेक्टिविटी कभी टूटती नहीं है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होगा कि एक ट्री बना हुआ रहेगा, सबसे ऊपर मान लीजिए एक नोड है, उससे कनेक्टेड दो डिवाइसेस हो गए, फिर उन दो से और दो डिवाइसेस कनेक्ट होते होते गए, तो वो ट्री टोपोलॉजी में आ जाता है, जिसमें ब्रांचेस होती है कनेक्टेड डिवाइसेस की, और इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ स्टार और बस टोपोलॉजी। बस का और स्टार का कॉम्बिनेशन होता है एक तरह से ट्री टोपोलॉजी। डिफ्रेंशिएट करना है पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में क्या होता है। सर्किट स्विचिंग क्या होती है, इन सर्किट स्विचिंग ए डेडिकेटेड फिजिकल कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द सोर्स एंड destination before data transmission being. This connection remain active for the duration of the communication. Example include traditional phone calls. इसमें क्या होता है कि सर्किट स्विचिंग होती है, पूरा सर्किट बना हुआ रहता है जिसमें आपको कम्युनिकेट करना होता है, उससे उसको कनेक्ट किया जाएगा। एक फिजिकली कनेक्शन होंगे, यानी कि फिजिकली वायर्ड कनेक्शन होंगे, उनके थ्रू उनको कनेक्ट किया जाता है। जो ट्रेडिशनल फोन कॉल होता था कि अपन एक कॉल करते थे, फिर बीच में ऑपरेटर होते थे, वो बताते थे कि कौन सी सिटी में कॉल लगाना है, तो उस सिटी में कॉल वो वायर कनेक्ट करते थे, फिर उस सिटी वाले बोलते थे कि कौन सी घर में कॉल लगाना है या कौन से नंबर पे कॉल लगाना है, तो फिर वो उसको नंबर वाले पे सर्किट पे स्विच कर देते थे, तो ऐसे अपने उसमें कम्युनिकेशन होता था, वो है सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, इन पैकेट स्विचिंग डेटा इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल यूनिट कॉल्ड पैकेट्स। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको भेजनी है तो उसको स्मॉल जो पैकेट्स होंगे उसके अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, और ईच पैकेट इज ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली एंड may follow as different route to the network. Packet switching is more efficient for handling varying data loads and is the foundation of the internet. यानी कि इंटरनेट पे कोई भी सूचना एक सिंगल, मान लीजिए 1 GB की कोई फाइल भेजनी है, उसको 1 GB सिंगल फाइल बना के भेजते हैं, तो वो बहुत ही मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड होगा और उसको भेज नहीं सकते, लेकिन उसको छोटे छोटे बाइट्स में या कुछ पैकेट्स में जब तोड़ के उनको भेजा जाता है तो आसानी से भेजा जाता है, और इसीलिए फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट क्या है, पैकेट्स है। इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या फ़र्क है, इंटरनेट तो होता है कि ग्लोबल नेटवर्क हो, इंटरनेट कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स हो, इट इज़ पब्लिकली एक्सेसिबल एंड अलाउ एनीवन विद एन इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन विद अदर्स। जबकि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक तरीके से प्राइवेट नेटवर्क है, विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन होगा, दैट इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज यूजर्स, जो ऑथराइज यूजर्स के थ्रू ही कनेक्ट होगा। मान लीजिए आपने खुद का हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है तो वो इंटरनेट के अंदर काउंट होगा, जबकि जो बाकी दूसरे कनेक्शन है, जैसे अपन जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, वो इंटरनेट के अंदर काउंट होता है। राइट द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग ए वेब पेज। वेब पेज क्रिएट करने के लिए अपनी बेसिक जो स्टेप्स होंगे वो क्या होगा, प्लानिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। सबसे मेन तो ये है कि प्लानिंग करेंगे कि आपकी कंटेंट क्रिएशन क्या होगा। डिफाइन पर्पस एंड गोल्स, उसका गोल फिक्स करेंगे कि वो वेबसाइट किस
से रिलेटेड हो गई, वो इंफॉर्मेशनल होगी या ई कॉमर्स होगी या पोर्टफोलियो टाइप होगी, इस तरह की वेबसाइट होगी। कंटेंट स्ट्रेटेजी होगी कि उसका पेज के कैसे कंटेंट अपने को यूजर्स को दिखाना है, टेक्स्ट कैसा होगा, इमेजेस कैसे होंगे, वीडियोस होंगे, या स्ट्रक्चर कैसा होगा, नेविगेशन कैसा रहेगा उसमें, इन सब का ही होगा कंटेंट स्ट्रेटेजी होगी। यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहना चाहिए, उसके लिए इंटरफेस कैसा नहीं चाहिए, फिर उसकी डिजाइनिंग होती है, प्रोटोटाइपिंग होती है, वाई फ्रेमिंग होती है, विजुअल डिजाइनिंग होगी, प्रोटोटाइपिंग होगी, फिर कोडिंग करनी होती है। उसके बाद एक रफ बनाने के बाद उसके बाद कोड किया जाएगा। कोड के लिए अपने को HTML यूज़ कर सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML यूज़ करके उसका कोड कर सकते हैं। CSS के थ्रू उसको स्टाइल दे पाएंगे, और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके वो वेबसाइट को और तरीके से एडवांस्ड फीचर अपन वेबसाइट में डाल पाते हैं। फिर उसकी टेस्टिंग और डीबगिंग की जाती है। टेस्टिंग किया जाता है कि कहाँ कहाँ कमी रह रही है, डीबगिंग है कि कुछ कमी रही है तो उसको कैसे फिक्स किया जाएगा। वो सब ये सब करने के बाद डिप्लॉयमेंट या मेंटेनेंस के लिए जाता है। डिप्लॉयमेंट होता है, फिर उसका मेंटेनेंस बार बार वो करते रहना पड़ता है कि उसको अपलोड करने के, मान लीजिए सर्वर पे अपलोड कर दिया, बाद में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका वापस हमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा, अपडेशन करने पड़ेंगे, ये फिर होता है। TCP और UDP में क्या डिफरेंस है? TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आर टू फंडामेंटल प्रोटोकॉल फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल है। इनके की डिफरेंसेस क्या है? रिलायबिलिटी, TCP is a reliable protocol that ensure data is delivered correctly and in order. TCP तो ये देखता है कि डेटा करेक्टली डिलीवर हुआ है और उसी ऑर्डर में हुआ है। इट यूज मैकेनिज्म लाइक एक्नॉलेजमेंट्स एंड retransmissions to handle पैकेट लॉस एंड एरर्स। पैकेट लॉस को और एरर्स को देखता रहता है, मैकेनिज्म यूज करता है। UTP is an unreliable protocol that does not guarantee data delivery or order। ये डिलीवरी के लिए गारंटी नहीं करता, ना ही उस ऑर्डर को करेक्टली देखता है, क्योंकि ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। इट इज फास्टर बट मे रिजल्ट इन डेटा लॉस और करप्शन। डेटा लॉस हो सकता है इसमें, और करप्शन भी हो सकता है डेटा का, जबकि TCP में ऐसा नहीं होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। TCP इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा, मीनिंग इट स्टेबलाइज ए कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में एक ट्रांसमिशन के लिए ना एक कनेक्शन बना के रखेगा। जबकि UDP में क्या होगा, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। ओवरहेड, TCP has higher overhead due to its reliability mechanism which can lead to slower performance। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोड रहता है इसलिए स्लोअर परफॉर्मेंस होती है। लेकिन UDP has a lower overhead, इसको कम यूज़ करते हैं, मेकिंग इट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट प्रायोरिटी, जो स्पीड को प्रायोरिटी देते हैं उसके लिए UDP का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए जो होते हैं उसमें UDP का यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन, TCP यूज फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर रिलायबल डेटा डिलीवरी। जो रिलायबल डेटा डिलीवरी चाहते हैं और जो करप्शन नहीं चाहते हैं अपनी फाइल्स में, उसके लिए TCP का यूज़ किया जाता है, जैसे FTP है मीडिया वेब ब्राउजिंग के लिए। जबकि UDP का किसके लिए यूज़ किया जाएगा? जैसे प्रायोरिटी स्पीड की, जैसे अपने को कोई स्ट्रीमिंग करनी है या ऑनलाइन गेमिंग है, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाएगा। कंडीशन स्टेटमेंट इन जावा। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं जावा स्क्रिप्ट में? तो पहला ही जैसे कंडीशन है कि इफ स्टेटमेंट आता है। इफ में क्या होगा कि इफ एक कंडीशन होगी, इफ के बाद एक कंडीशन लेंगे, अगर वो ट्रू होती है तो वो कोड एग्जीक्यूट होता है, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ एल्स स्टेटमेंट आता है कि इफ कोई कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। इफ एल्स, इसमें क्या होगा, खूब सारे इफ एल्स अपन नेस्टेड इफ एल्स भी बोल सकते हैं इसको। इफ के बाद एक कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू हुआ तो वो कोड चल जाएगा। एल्स में फिर अपन एक इफ लगा सकते हैं, कंडीशन सेकंड लगा सकते हैं, अगर वो ट्रू है तो वो चल जाएगा, अगर सेकंड कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाला कोड चल जाता है। इसे करके अपन इफ एल्स का नेस्टेड इफ बना सकते हैं। स्विच स्विच में क्या होगा, स्विच के बाद एक एक्सप्रेशन रहेगा, उसके बाद स्विच की कुछ वैल्यूज रहेगी, केस 1 क्या हो सकता है, केस सेकंड क्या हो सकता है, या केस थर्ड क्या हो सकता है। तो उसके बाद जैसे केस 1 पे अगर कोई जंप कर गया तो केस 1 वाला जो कोड होगा वो चल जाएगा। अगर मान लीजिए केस 2 से वैल्यू अपनी मैच कर रही है तो केस 2 वाला चल जाएगा, या फिर अगर कोई सा भी केस मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट वाला कोड चल जाता है। ब्रेक का मतलब ये रहेगा, केस 1 चला, ब्रेक अपन नहीं लगाते हैं तो केस 2 भी चलेगा, अगर ब्रेक लगाते हैं तो केस 2 नहीं चलेगा, वो डायरेक्ट बाहर फेंक देगा उसको। साइबर लॉज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? साइबर लॉज क्या होते हैं? साइबर लॉज आर सेट ऑफ लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। इंटरनेट को कैसे यूज करना है, कौन से लीगल रूल्स होते हैं, वो साइबर लॉज के अंदर आते हैं। दे कवर ए वाइड रेंज ऑफ इश्यूज
इंक्लूडिंग डेटा प्राइवेसी, ऑनलाइन सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इन सब के लिए जो रूल्स होते हैं उन सभी को जो इश्यूज को कवर करता है। एग्जाम्पल हो गया जैसे डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ये साइबर लॉ है। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, द कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट, CFAA, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट, ECPA। ये कुछ साइबर लॉज हैं जिसके अंदर काफी सारे रूल्स रहते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी किसी के मान लीजिए किसी दिमाग की उपज थी, उस चीज को ऑनलाइन अगर कोई चोरी वोरी कर लेता है तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, राइट्स आती है। कि प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ माइंड, यानी किसी माइंड की कोई सोच थी उससे उसने किसी चीज को क्रिएट किया उसको चुराते हैं जो डिजिटली है, सच एज इन्वेंशन, लिटरेसी, लिटरली एंड आर्टिस्ट वर्क, डिजाइन और एंड सिंबल्स। इन चीज को लिए अगर कोई रहता है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। जिसे IPR के अंदर अपन पढ़ते हैं कि कॉपीराइट इशू आता है। जैसे यूट्यूब पे भी अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हो और उस पर आपको कोई कॉपीराइट आ जाता है कि वो आपकी खुद की बनाई हुई चीज़ थी, खुद की माइंड के हिसाब से थी, उसको किसी ने और ने यूज किया है तो वो कॉपीराइट के अंदर आ जाता है। जैसे कोई बुक होती है, कोई म्यूजिक होता है या सॉफ्टवेयर होता है, जैसे म्यूजिक का कॉपीराइट सबसे ज़्यादा आता है। पेटेंट है कोई चीज़, उसको कोई चुरा ले, ट्रेडमार्क है, तो ये सब IPR के अंदर आते हैं। For and devices in network, what is the number of cable links required for a mesh and bus? इनकी बस में और नेटवर्क में कितने अपने को केबल्स चाहिए होती हैं बस या मेश में, तो उसके लिए फॉर्मूला है। जैसे मेश में क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि अगर 4 है तो A जो रहेगा वो C से भी कनेक्टेड है, B से भी कनेक्टेड है, D से भी कनेक्टेड है, तो A को कनेक्टेड होगा 3 वायर चाहिए। फिर B कनेक्टेड होगा वो A से होगा तो वो पहले काउंट हो जाएगा, लेकिन C और D से जो कनेक्ट करेंगे उसके लिए अलग वायर चाहिए होगा। ऐसे करके खूब सारे वायर्स का मेश बनता है। तो उस मेश वायर में कितने वायर्स चाहिए होंगे, तो मेश के लिए होता है कि n-1 डिवाइडेड बाई 2, जितने डिवाइसेस है उनको नंबर होगा n, बस के लिए होगा n-1। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल इन ए गिवन टाइम। अमाउंट ऑफ डेटा होता है गिवन टाइम में कितना डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो बैंडविड्थ है। मेल सर्वर क्या होगा? मेल सर्वर इज ए कंप्यूटर सिस्टम दैट हैंडल सेंडिंग, रिसीविंग एंड स्टोरिंग ईमेल्स। ये मेल सर्वर होगा जो सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए और स्टोर करने के लिए ईमेल्स को यूज कर रहे होंगे। व्हाट इज एंटी-अलाइजिंग? एंटी-अलाइजिंग क्या होती है? टेक्निक टू स्मूथ द जेग्ड एजेस ऑफ डिजिटल इमेज और ग्राफिक्स, यानी कि डिजिटल इमेज और ग्राफिक्स होते हैं उनके जेग्ड एजेस जो होते हैं उनको स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है, वो जाता है एंटी-अलाइजिंग। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लेयर्ड मॉडल प्रोटोकॉल? कॉमन कंपेयर TCP/IP और OSI मॉडल। एडवांटेज ऑफ लेयर्ड मॉडल प्रोटोकॉल। लेयर्ड मॉडल प्रोटोकॉल में क्या होता है? मॉड्यूलरिटी होती है, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल लेयर्स, दिस सिंप्लीफाइज डेवलपमेंट, ट्रबल शूटिंग एंड अपग्रेड्स। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, एफिशिएंसी होगी। TCP मॉडल और OSI मॉडल में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो TCP जो IP मॉडल है वो डेवलप किया गया था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से, और ये फोकस किया गया था कि हैज़ 4 लेयर्स, इसके अंदर 4 लेयर्स थी, और ट्रांसपोर्ट लेयर थी, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट और नेटवर्क इंटरफेस, मोर फ्लेक्सिबल एंड ईजियर टू इम्प्लीमेंट। OSI मॉडल क्या था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है IOS, उसने इसको बनाया था। इसमें क्या था? थ्योरेटिकल था, वो फिजिकल नेटवर्क था, ये थ्योरेटिकल है। इसमें कितनी लेयर्स थी? 7 लेयर्स थी। मोर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अपने को क्या करता है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल 1 एप्लेट। एप्लेट अपन ने जावा के अंदर पढ़ा था पहले भी कि एप्लेट की जो लाइफ साइकिल है उसको बताना है कि उसकी लाइफ साइकिल में क्या होता है। तो एप्लेट की लाइफ साइकिल में सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन, INIT फंक्शन, इसे इनिशियलाइज होता है, और ये एप्लेट की लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार आता है, वंस लोडेड होता है। स्टार्ट फंक्शन आता है, फिर स्टार्टिंग के लिए स्टार्ट फंक्शन रहेगा, स्टार्ट मेथड रहेगा, और ये मल्टीपल टाइम भी कॉल हो सकता है। जैसे कोई बैकग्राउंड में एनिमेशन आ रहा है या कुछ और हो रहा है तो वो स्टार्ट फंक्शन के थ्रू आता है। स्टॉप फंक्शन भी ये मल्टीपल टाइम मेथड कॉल हो सकता है, और एप्लेट इज नो लॉन्गर विजिबल ऑन द स्क्रीन, इट इज यूज्ड टू पॉज एनी ऑनगोइंग एक्टिविटी। ऑनगोइंग एक्टिविटी चल रही हो तो उसको रोकने के लिए या कुछ करने के लिए स्टॉप मेथड का यूज किया जाता है। डिस्ट्रॉय मेथड क्या होगा? ये भी वंस कॉल होगा, और जब एप्लेट को बंद किया जा रहा होगा, रिमूव किया जा रहा होगा पेज से, तब डिस्ट्रॉय का यूज कर रहा है।
इनिशियलाइजेशन या इनिशियल जो है कॉल्ड वंस होता है ये लाइफ टाइम में, जबकि वाइल और स्टॉप होंगे वो मल्टीपल टाइम होंगे। थ्रेड लाइफ साइकिल में क्या होता है? एप्लेट लाइफ साइकिल इज क्लोजली रिलेटेड टू द थ्रेड लाइफ साइकिल। एन एप्लेट कैन बी एसोसिएटेड विद वन और मोर थ्रेड्स। द एप्लेट्स स्टार्ट मेथड टिपिकली स्टार्ट अ न्यू थ्रेड टू परफॉर्म बैकग्राउंड टास्क। इनकी स्टार्ट मेथड जो होता है एक तरीके से वो नया थ्रेड ही स्टार्ट करता है बैकग्राउंड के अंदर। द एप्लेट स्टॉप मेथड कैन पोज और इंटरप्ट द थ्रेड एग्जीक्यूशन। स्टॉप फंक्शन क्या करेगा कि जो थ्रेड होता है उसको इंटरप्ट कर देता है या पोज कर देता है। एप्लेट डिस्ट्रॉय क्या मेथड क्या करेगा? इंश्योर दैट थ्रेड एसोसिएटेड विद द टेम्पलेट आर प्रॉपर्ली टर्मिनेटेड, यानी कि थ्रेड जो एप्लेट के साथ जो थ्रेड था वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो चुका है या परमानेंटली टर्मिनेटेड हो चुका है प्रॉपर्ली। डिस्कस द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड एचटीएमएल डोम ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड एंटिटीज विद प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स होंगे मतलब कुछ मेथड्स होंगे। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्ट्रिंग रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या करेगा कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को दिखाएगा। नंबर क्या करेगा? न्यूमेरिकल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एरे क्या कर रहा होगा? कलेक्शन ऑफ वैल्यू होगा सेम टाइप के। डेट क्या कर रहा होगा? डेट और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैथ क्या कर रहा होगा? मैथमेटिकल जो फंक्शंस होते हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एचटीएमएल डोम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? द एचटीएमएल डोम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एज द ट्री ऑब्जेक्ट। ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स की तरह इसको रिप्रेजेंट करता है। ईच एलिमेंट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज रिप्रेजेंट एज एन डोम। यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट दीज डोम ऑब्जेक्ट्स, यानी जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं एचटीएमएल डोम ऑब्जेक्ट्स के लिए। डोम ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट द एंटायर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। विंडो रिप्रेजेंट द ब्राउजर विंडो। एलिमेंट क्या होगा? रिप्रेजेंट द एचटीएमएल एलिमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक आईडी के थ्रू अपन उसको गेट कर रहे होंगे। इवेंट होगा रिप्रेजेंट एन इवेंट कर रहा होगा। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ कैचिंग एरर्स इन जावा विद सूटेबल एग्जांपल, यानी कि जो एरर्स आती है उसको कैसे कैच किया जाता है जावास्क्रिप्ट है तो वही है ट्राई कैच फाइनल ब्लॉक है। ट्राई कैच जो थ्रो यूज हो जाता है उसकी जगह फाइनल की जगह अपने को सॉरी के जो थ्रो की जगह अपने को फाइनली यूज करना है। ट्राई करेंगे जिसके अंदर अपने को लगता है कि एरर आ सकता है। अगर वो एग्जीक्यूट इफ एन एरर ऑकर within the try block, it receive an error object as an argument which contain information about the error। यानी कि अगर मान लीजिए ट्राई में कुछ एरर आ जाती है तो उस एरर जो आई है उस आर्ग्यूमेंट को फेंक देता है ये कैच के अंदर और कैच उस एरर को शो करता है कि क्या एरर आई। और फाइनली ब्लॉक क्या करेगा कि एग्जीक्यूट रिगार्डलेस of whenever an error occur or not, it's often used to clean up resources। ये चाहे इसमें एरर आए चाहे नहीं आए फाइनली ब्लॉक जरूर चलेगा और उसको क्लीन अप और रिसोर्सेज के लिए यूज करेगा। जैसे अपन जो कोड है उसको देख सकते हैं, जैसे ट्राई हुआ लेट रिजल्ट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो अपन को बताया जब भी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एरर देगा ही देगा। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट चल जाएगा। कैच क्या करेगा? एरर दिखाएगा कंसोल डॉट एन एरर अकॉर्ड, ये दिख जाएगा। और कंसोल डॉट लॉग क्या जाएगा? दिस ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, और ये हमेशा चलेगा ही चलेगा। ASDL क्या होता है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ASDL एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ASDL कनेक्शन होता है जब हम टेलीफोन्स में यूज करते थे ब्रॉडबैंड के अंदर, वो होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इज ए ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन ओवर एग्जिस्टिंग प्रॉपर कॉपर टेलीफोन लाइन्स। यानी कॉपर टेलीफोन लाइन्स का यूज करते थे, उसमें यूनिक सब्सक्राइबर लाइन यूनिक सब्सक्राइबर होता था, यानी कि अपना एक नंबर होता था उसके थ्रू अपन उसको यूज कर पाते थे और फास्टर डाउनलोड स्पीड देता था, अपलोड स्पीड देता था, उसके साथ कॉलिंग के लिए भी अपने को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा देते। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में मुझे लगता नहीं कि किसको बताने की जरूरत होगी। फायरवॉल अपन ने ऊपर पढ़ाई है कि फायरवॉल क्या करता है? गेट कीपर का काम करता है। जो भी चीज़ इंटरनेट के थ्रू एक्सेस की जा रही है या इंटरनेट अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर रहा है उस चीज़ को मॉनिटर करता है और ऑथराइज या अनऑथराइज के लिए जिम्मेदार होता है। पैकेट्स को फिल्टर करेगा, जो पैकेट्स आ रहे होंगे उनको फिल्टर करेगा, स्टेट इंस्ट्रक्शन करेगा, एप्लीकेशन लेवल गेटवे चेक करेगा, ये सारे अपने फायरवॉल के काम होते हैं। व्हाट इज ISDN? ISDN स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, a set of standards for transmission voice data and video। इसके लिए एक तरीके से प्रोटोकॉल है, एक रूल्स है। IPR अपन ने पढ़ा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ऊपर भी पढ़ा है कि किसी भी मान लीजिए कोई वर्क कर रहा है, खुद का आर्टिस्ट है, तो उस चीज़ के लिए वो राइट रखता है कि उसको वही यूज़ कर सके। डिजिटली कोई उसको अगर चोरी करके यूज़ करता है तो उसके लिए वो क्लेम कर सकता है। IPv4 और IPv6 क्या है?
इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इनमें मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि IPv4 में जो एड्रेसेस यूज़ किए जाते हैं वो 32 बिट वाले यूज़ करते थे, और IPv6 में कौन से यूज़ करते हैं, 128 बिट वाले एड्रेस यूज़ करते हैं। तो इससे होगा क्या कि 32 बिट है तो अपने को पता है लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिक एड्रेस हो सकते हैं, और 128 बिट है तो इसमें खूब सारे लार्जर एड्रेस स्पेस यूज़ कर सकते हैं, और बिंग अडोप्टेड एंड एड्रेस लिमिटेड ऑफ लिमिटेशन ऑफ IPv6, यानी कि IPv4 में जो लिमिटेशन रही उसी को इसने दूर कर दिया कि एड्रेसेस और ज़्यादा अपन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जो इंटरनेट पे चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही है। प्रोक्सी सर्वर क्या होता है? प्रोक्सी सर्वर एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन ए यूजर्स कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच में, यूजर का कंप्यूटर है उसके बीच में ये इंटरमीडिएट का काम करता है। इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पस। इसके काम क्या होता है? कैचिंग, स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस वेब पेजेस एंड फाइल्स ऑन द प्रॉक्सी सर्वर, यानी कि जो फ्रीक्वेंटली यूज किए जा रहे होंगे पेजेस उनको ये वेब सर्वर प्रॉक्सी सर्वर पे दिखाता रहेगा। रिड्यूसिंग लेटेंसी एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, इससे लेटेंसी बढ़ेगी, सॉरी लेटेंसी तो रिड्यूस होगी और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। फिल्टरिंग, ब्लॉकिंग एक्सेस टू सर्टेन वेबसाइट और कंटेंट सच एज इनअप्रोप्रिएट और मेलवेस वेबसाइट्स। फिल्टरिंग का काम भी प्रॉक्सी सर्वर करता है। सिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्टिंग द इंटरनेट नेटवर्क फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट बाय एक्टिंग एज एन फायरवॉल एंड फिल्टरिंग ट्रैफिक, क्योंकि फिल्टर कर रहा है तो ये सिक्योरिटी भी बढ़ाएगा। एनोनिमिटी, हाइडिंग द यूजर्स आईपी एड्रेस, प्रोवाइडिंग ए डिग्री ऑफ एनोनिमिटी ऑनलाइन, यानी कि जो यूजर की आईपी एड्रेस है उसको भी ये हाइड करके रखेगा तो उससे भी सिक्योरिटी बढ़ती है। HTML के बारे में सबने पहले पढ़ा हुई है। HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, वेबसाइट बनाने के लिए काम में आती है, कुछ टैग्स यूज करती है, कुछ कीवर्ड्स यूज करती है, और एक सिंपल को जो टेक्स्ट एडिटर होता है उसके थ्रू अपन इसको बना सकते हैं। इसके कॉमन जो HTML टैग्स है वो कौन कौन से हैं? HTML है, ये दिखाता है कि रूट एलिमेंट होता है कि HTML का कोड है। हेड होता है कि जो टाइटल हुआ उसको दिखाता है कि उसका हेड रहेगा, कि उसकी टाइटल से अपन ये इन्फॉर्मेशन अपना पेज बना रहे हैं किस टाइटल से। फिर उसके बाद टाइटल आता है, डिफाइन द टाइटल ऑफ अपीयर इन द वेब ब्राउजर, टैब के ऊपर जो टाइटल दिखता है वो इसमें टाइटल में आ जाता है। फिर बॉडी के अंदर कंटेंट आता है कि जो भी अपनी वेबसाइट का कंटेंट होगा। H1 से H6 तक अपन पैराग्राफ्स को, सॉरी हेडिंग्स को लेते हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होगी, उसके बाद H6 है सबसे छोटी हेडिंग होगी, और इनकी क्लोजिंग टैग्स भी आते हैं बैकस्लैश के साथ, फॉरवर्ड स्लैश के साथ। P होता है पैराग्राफ के लिए, ब्रेक होता है ब्रेक लाइन के लिए, इमेज होता है इमेज इंसर्ट करने के लिए। ए होता है कि जो क्रिएट ए हाइपरलिंक टू अनदर वेब पेज और रिसोर्स, यानी कि एंकर टैग होता है ये जो हाइपरलिंक करेगा या दूसरे जो पेज होगा उसके रिसोर्स को हाइपरलिंक करने का काम आता है। यूएल और ओएल क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के काम में आते हैं ये। एलआई क्या होता है? लिस्ट बनाने के काम में आता है। टेबल होती है टेबल क्रिएट करने के लिए। टीआर होगा टेबल की रो, और टीडी होगा टेबल की सेल। ये यहाँ से अपना स्टार्ट होता है कि HTML डिफाइन कर रहा है कि HTML का कोड है। ये डॉक टाइप अपन लिखे या नहीं लिखे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो लिखना जरूरी होगा HTML। उसके बाद हेड आएगा तो माई वेब पेज जो सबसे ऊपर लिखाएगा ये माई वेब पेज है, ये माई टाइटल में आ जाता है हेड के अंदर, और फिर हेड क्लोज हो जाता है यहीं पे। फिर बॉडी स्टार्ट होती है जो मेन वेबसाइट है वो अपनी यहाँ से हो गई, वेलकम टू माई वेब पेज, दिस इज द पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, ऐसे करके ये पैराग्राफ यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ क्लोज हो गया, ये हेडिंग यहाँ स्टार्ट हुई यहाँ क्लोज हो गई। ऐसे करके अपन हेडिंग लिस्ट सब कुछ बना सकते हैं लिस्ट, और लास्ट में ये बॉडी क्लोज होगी और HTML क्लोज होगा। ध्यान रखना है जो हेड है वो वहीं क्लोज हो जाता है, बॉडी और HTML लास्ट में क्लोज होंगे। इस तरीके से ये वेबसाइट बनती है। www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है कि जो अपन HTML से वेबसाइट बनाते हैं या जो भी वेबसाइट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे उन सबको इंटरकनेक्टेड करके रखता है वर्ल्ड वाइड वेब। इट अलाउज यूजर्स टू नेविगेट बिटवीन पेजेस एंड हाइपरलिंक्स, ये पेजेस पे, वेब सर्वर्स पे, वेब ब्राउजर को हाइपरलिंक्स, URL और HTTP को, इनको सबको कंट्रोल करके एक जगह कम्यूट करके रखता है जिससे यूजर उनको देख सके, यूज कर सके। ASP क्या होता है? एक्टिव सर्वर पेजेस होते हैं, इज ए सर्विस साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट अलाउ डेवलपर टू क्रिएट डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। ASP क्या होता है? एक्टिव सर्वर पेजेस होते हैं जो सर्वर साइड एक तरीके से वेब एप्लीकेशन पे इनको बोल सकते हैं, वेब एप्लीकेशन होते हैं। ये डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट है, डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाने के लिए इसको यूज किया गया है। जो VBNet और .NET फ्रेमवर्क है उसके अंदर अपन भी ये पढ़ते हैं कि ASP.NET क्या है, वेब एप्लीकेशन है, डेटाबेस कनेक्टिविटी भी रखता है, बिजनेस लॉजिक रखता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है VB स्क्रिप्ट, और JS स्क्रिप्ट होता है, VB.NET भी बोल सकते हैं। सर्वर साइड एग्जीक्यूशन होता है, हमेशा जितना कोड है वो सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होता है क्लाइंट ब्राउजिंग के थ्रू,
और कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, डेटाबेस कनेक्टिविटी रहती है MySQL के थ्रू अपन इसको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो मतलब अपने कमांड्स होते हैं उनके थ्रू अपन डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। सेशन मैनेजमेंट होता है और PHP पाइथन और इनका भी Node.js इनका यूज़ भी अपन इसके अंदर कर सकते हैं। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।